हेलो दोस्तों। आज हम लोग वैद्युत धारा जो चैप्टर है हम लोगों का, अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक कंडक्शन, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में बात किया था। हम लोगों ने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं उसमें जो चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो मेटल था, मेटल्स थे, उसमें चार्ज कैरियर का काम कौन करता था, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी को बच्चों हम लोग कहते थे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन काम करते थे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता कैसे है। तो हमने बताया था कि कहते हैं जब उसका हम टेम्परेचर को, उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, उसे अलग से एनर्जी देते हैं, तो वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन में। जब ये कंडक्टर में, जब ये फ्री होते हैं तो कंडक्टर में कैसे होते हैं। तो ये बच्चों मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, ये इसमें रहते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इसमें रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब यहां बच्चों रैंडम मोशन कहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब बच्चों यहाँ क्या है कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर चला गया। मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है। ये गति तो करते हैं लेकिन जो इनका डायरेक्शन होता है वो हमेशा लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब कंडक्टर है, हमने एक चालक तार लिया और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे इन्हें रखा हुआ है, जैसे हम कमरे पर रख दिए। हमारे लिए रूम टेम्परेचर नॉर्मल बात होती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के लिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके लिए रूम टेम्परेचर बहुत बड़ी बात होती है। और ये क्या करते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पे हम रखते हैं ये एनर्जी पा जाते हैं। कौन सी एनर्जी, आप जानते हो टेम्परेचर के कारण, जो टेम्परेचर के कारण एनर्जी मिलती है उसे हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। इसे बच्चों हम लोग बोलेंगे उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। तो ये थर्मल एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा पा जाते हैं और ये क्या करने लगते हैं बच्चों, रैंडम मोशन करने लगते हैं। ठीक है, ये रैंडम मोशन करने लगते हैं। अब जब रैंडम मोशन बच्चों करने लगते हैं तो इनमें कुछ चीजें होती हैं, जरा देखिए। थोड़ा हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख के चलते हैं, आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ बच्चों कंडक्टर की बात करें, अगर हम लिख दें यहाँ कंडक्टर, कंडक्टर जो चालक होता है उसमें क्या होता है, तो पहला नंबर बच्चों इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है बच्चों, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब जैसे ये रखा हुआ है उस टाइम, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये रैंडम मोशन करने लगते हैं, ये रैंडम मोशन करने लगते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं। अब बच्चों जब ये रैंडम मोशन करेंगे और जिस वेग से गति करते हैं, गति करते हैं। अब बच्चों देखो एक चीज, अगर मैं कहूं कि आप मोशन में हो, आप गति कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो अगर ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो इनका क्या होगा, अपना एक वेलोसिटी होगा। और ये रैंडम मोशन किसकी वजह से हो रहा है, थर्मल एनर्जी के कारण। इसीलिए जो इनमें वेलोसिटी होगी बच्चों उसे हम लोग कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। क्या कहेंगे, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे बच्चों, थर्मल वेलोसिटी। तो जिस वेग से गति करते हैं उसे उष्मीय, उष्मीय वेग, उसे उष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, उष्मीय वेग कहते हैं। इसी थर्मल वेलोसिटी को बच्चों कहते हैं उष्मीय वेग।
ठीक है, मैं पूरा दोनों का इंग्लिश और हिंदी वर्ड दोनों बताया चल रहा हूँ, ठीक है। उसमें वेग कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्मल कोई हम तार लाए, मान लो कोई तार हम लाए क्या कहते हैं, तो वहां पर जब हमने उस तार को रख दिया, मान लो आप एल्यूमिनियम का तार लाए हो और उस तार को अगर आप रख देते हो, तो जब आप वहां पर रखते हो रूम में, तो वो रूम का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो होता है रूम टेम्परेचर, उस रूम टेम्परेचर के कारण इसको एनर्जी मिलती है। टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी मिलेगी उसे हम थर्मल एनर्जी कहेंगे, और उस थर्मल एनर्जी के कारण इसमें रैंडम मोशन होने लगता है, अनियमित गति होने लगता है, ठीक है। मतलब ये गति करते हैं, ऐसी गति जिसका कोई डायरेक्शन क्लियर ना हो, उसे हम रैंडम मोशन या अनियमित गति कहेंगे, ठीक है। अब ये जो अनियमित गति होता है, रैंडम मोशन होता है, वो गति किसी न किसी वेग के कारण करेंगे, और वो जो वेग होगा बच्चों वो कहलाएगा ऊष्मीय वेग। समझ में आ गया? तो यही चीज हमने लिखा है कि कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर ये रैंडम मोशन करने लगते हैं, और जिस वेग से गति करते हैं उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय वेग कहते हैं। क्लियर हो बच्चों? और ये जो बच्चों ऊष्मीय वेग होता है, ये ऊष्मीय वेग यहां लिखते हैं, ये जो बच्चों ऊष्मीय वेग होता है, ऊष्मीय वेग लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वो लगभग कितना होता है, तो 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, अब यहाँ पर एक बात ये करते हैं कि ऊष्मीय वेग है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हम पढ़ रहे हैं वैद्युत धारा। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जो तार है उसमें धारा कैसे बहती है, यही हमारा क्या है, मेन उद्देश्य है। अगर बच्चों धारा की बात करें, धारा की परिभाषा हमने कहा किसी बिंदु से, कोई बिंदु है, कोई पार्टिकुलर हमने क्षेत्रफल ले लिया, उस क्षेत्रफल से एकांक समय में जितना आवेश जाता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, उसी से हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो अगर बच्चों हम ये बात कहें कि मान लो अगर ये हमारे पास एक पार्टिकुलर क्षेत्रफल है, ये पार्टिकुलर क्षेत्रफल है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, चाहे इस स्थान से इधर इलेक्ट्रॉन जाए चाहे इधर जाए, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, हमारे लिए ये मायने रखता है इलेक्ट्रॉन चला, हमको करंट मिला, बस इतना हमारे लिए मायने रखता है। तो मान लो जैसे हम कह दिए कि मान लो ये एक पार्टिकुलर क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गया। मान लो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन u1 वेग से इधर गया, u1 वेग से इधर गया, ठीक है, u1 ऊष्मीय वेग से इधर गया। एक बच्चों इधर आया u2 ऊष्मीय वेग से, एक बच्चों ऐसे गया u3, ठीक है, u3 से, ठीक है, एक ऐसे गया बच्चों, ऐसे निकल गया, क्या हो गया, u4, ठीक है। अब ये अलग अलग क्या है, इसी क्षेत्रफल से उसमें, इसी के कहते हैं एकांक क्षेत्रफल से ये इलेक्ट्रॉन कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। लेकिन बच्चों आप जानते हो जो वेग होता है एक सदिश राशि होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि कहते हैं दो इधर आ रहे हैं दो इधर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लगभग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर दिए। तो जो इनका औसत ऊष्मीय वेग हो गया वो क्या हो गया, 0। अब जब उनका औसत ऊष्मीय वेग हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब वेग 0 हो गया तो बताओ बच्चा क्या यहाँ पर करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए, करंट अगर चाहिए तो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में करंट हमें बहना चाहिए। ये नहीं कि कभी इलेक्ट्रॉन इधर बहा कभी इधर बहा। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहेगा तभी हमें धारा प्राप्त होगी, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, किसी एक पार्टिकुलर के कहते हैं डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को बहना ही पड़ेगा, चाहे वो इधर से इधर बहे चाहे वो इधर से इधर बहे, चाहे जिस तरीके से बहे, लेकिन उसे केवल एक ही डायरेक्शन बहना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर बहने लगे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर बहने लगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो करेंगे तो वो अपने एक दूसरे के वेलोसिटी को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के वेग को कैंसिल कर देंगे, तो जो टोटल वेग आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये है, अगर हम यहाँ पे बच्चों बात करें इन सब का औसत ऊष्मीय वेग निकालें, अगर इन सब का हम लोग औसत ऊष्मीय वेग, अच्छा देखिए जैसे आपके पास कोई गिनती है, मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है, अगर थोड़ा और मैं बड़ा लिखता हूं, आपके पास 1 है 2 है 3 है 4 है, इसका औसत निकाल दो। तो आप क्या करते हो, सबको जोड़ देते हो, सबको जोड़ देते हो, और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4
कुल 4 संख्या उससे भाग देते तो वही क्या हो जाता है, औसत। तो यहाँ पे मान लो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एकांक आयतन में हमने बताया, एकांक आयतन में लगभग 10 की घात 28 से 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में 10 घात 28 दिया होता है, कुछ किताब में 10 घात 29। इससे आप कोई वो मत करिएगा कि सर जी आप कम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मान लो जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका वेग u1, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका वेग u2, तीसरा क्या है u3, चौथा क्या है u4। ऐसे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n इलेक्ट्रॉन तो un, और अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और ये क्या आ गया, औसत। ये क्या है, u क्या है, ऊष्मीय वेग। यहां हम लिख लेंगे, इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। औसत ऊष्मीय वेग को बच्चों किससे लिखते हैं, स्मॉल u से लिखते हैं। अगर बच्चों ये औसत ऊष्मीय वेग है तो स्मॉल u अगर औसत ऊष्मीय वेग है तो अब बताओ बच्चों, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग, इसे बच्चों हम इंग्लिश में कहेंगे एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, औसत ऊष्मीय वेग। अब बताओ बच्चों, ये औसत ऊष्मीय वेग, ठीक है। अब ये औसत ऊष्मीय वेग है, तो अब यहां पर अगर हम देखें कि अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के डायरेक्शन के कारण वेग सदिश राशि होता है और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो ये एक दूसरे के डायरेक्शन को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों जो नेट वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगा, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी को बच्चों हम लोग u बार से लिखते हैं, ठीक है, या u एवरेज लिख सकते हो। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब अगर ये u1 किसको कहें, देखो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है, और क्या कहते हैं u3 का किधर है, इधर है, ठीक है। अगर ये u1 है और ये बच्चों u2 है, ये u1 इधर गया है, u2 इधर आया है, तो एक दूसरे कैंसिल कर दिया, विपरीत दिशा में है। इस क्षेत्रफल के इधर इसका दिशा है, इसका इधर है। अब हम u3 लेते हैं, ये इधर है बच्चों, ये कहाँ है, इधर है, तो एक दूसरे को ऐसे सभी लगभग इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डायरेक्शन के कारण एक दूसरे के वेग को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आती है, औसत ऊष्मीय वेग आता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, तो आप कहोगे औसत ऊष्मीय वेग बच्चों कितना होता है, 0 होता है। कुल मिला के अगर हम कहें u1 प्लस u2 प्लस u3 डाटेड un अपान n का जो मान होता है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। समझ गए आप इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे यहाँ पर बात करते हैं इतना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ चीजों को और समझ लेते हैं, कुछ टर्म को। अब यहाँ पे कुछ टर्म अगर और आपको समझना है तो बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन चलते होंगे, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो मेले में आप गए हो, ठीक है, तो मेले में जानते हो लोग कैसे चलते हैं, कोई इस साइड भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, भगदड़ मच जाए तो वो क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो इसी चीज से हम लोग 2-3 टर्म और समझते हैं, ठीक है, इसी चीज से 2-3 टर्म हम लोग और समझते हैं, देखते हैं बच्चों। यहां पे बात आती है फ्री पाथ। फ्री पाथ, इसे बच्चों मुक्त पथ कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं, फ्री पाथ। बच्चों फ्री पाथ होता क्या है, देखो अब यहां पर एक चीज की बात आती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा, देखो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसको टक्कर मारा, ठीक है, पहला टक्कर हुआ, कैसा टक्कर हुआ, पहला। फिर इसके बाद ये घूमकर आया, इधर टक्कर मार दिया, इधर टक्कर मार दिया। अब ये इसको इधर टक्कर मारा, इसको इधर टक्कर मारा, तो एक इलेक्ट्रॉन ने इसको टक्कर मारा, इसने इसको मारा,
तो ये क्या हो गया, क्रम से एक के बाद एक टक्कर मारा, तो कितने टक्कर हो गए, 2 क्रमागत टक्कर हो गए। क्रमागत का मतलब बच्चों क्या होता है कि एक के बाद एक, मान लो आप इससे भिड़े फिर जाकर उससे बढ़ गया, 2 टक्कर लगातार हो गया, ठीक है। तो अब ये आपने 2 क्रमागत टक्कर अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तो इन 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो इनकी जो दूरी तय की गई है, इसको टक्कर मारने के लिए इसको कहां से कहां तक आना पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको टक्कर मारने के लिए इसको इतनी दूरी चलनी पड़ी, और इसको टक्कर मारने के लिए इसको इतनी दूरी चलनी पड़ी। तो ये क्या है, इसका जो लंबाई चली जाती है वही क्या होता है, रास्ता होता है, वही क्या होता है, रास्ता। तो ये क्या होगा, इसका पाथ हो गया, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्री पाथ, क्या कहते हैं, मुक्त पथ। इसकी परिभाषा लिखेंगे, किन्हीं दो क्रमागत टक्कर को बच्चों कहते हैं कोलाइजन कहते हैं, टक्करों के बीच, किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी को या तय किए गए पथ को मुक्त पथ कहते हैं, तय किए गए पथ को मुक्त पथ कहते हैं। तो बच्चों जो रास्ता तय करता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। क्लियर हो बच्चों। अब यहां पर या हम कह सकते हैं तय किए गए द्वारा तय किए गए पथ या तय किए गए दूरी, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं, तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, या यही आप लिख लो, तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। तो अब ये जो डिस्टेंस तय करेगा, जो डिस्टेंस होगा वही बच्चों क्या होगा, पाथ की लंबाई हो जाएगी, वही क्या होगा, रास्ता होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्री पाथ कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक बच्चों ये बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पथ क्या है, ज्यादा है, इसकी लंबाई दूरी क्या है, ज्यादा है, इसका दूरी क्या है, इतना है, और दूसरे की दूरी कितना है, इतना है। अब बताओ बच्चों, ये दोनों का दूरी क्या है, अलग अलग। अब इन दूरी का अगर बच्चों हम औसत निकालें, मान लो ये बच्चों 2 मीटर है, समझ लेते हैं, और ये बच्चों कितना है, ये बच्चों 1 मीटर है। तो बच्चों अगर ये 2 मीटर है, 1 मीटर है, तो अब अलग अलग है, तो हम कहेंगे इसका एवरेज बताओ कितना होता है, 2 क्रमागत में लगभग कितनी दूरी तय करते हैं। तो आप कहोगे कि 2 + 1 बटा कितना, 2, और 2 × 1 3/2, अर्थात लगभग 1.5 मीटर। तो अगर औसत देखें तो लगभग 1.5 मीटर 2 क्रमागत टक्कर में करते हैं, ऐसा हम मान लिए। तो बच्चों जो ये औसत आया है ना, ये जो औसत आया है, इसे हम कहेंगे औसत मुक्त पथ कहेंगे, औसत मुक्त पथ, फ्री मीन पाथ, ठीक है। तो अगली जो हेडिंग होगी बच्चों वो क्या, मीन फ्री पाथ, मीन थोड़ा और बड़ा में लिखता हूं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। इसे बच्चों हम कहेंगे औसत मुक्त पथ, औसत मुक्त पथ, फ्री मीन पाथ। अब बच्चों अगर ये फ्री मीन पाथ है तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, औसत मुक्त पथ। तो यहां लिखेंगे किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, औसत मुक्त पथ। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है, तो
तो ये आपका फ्री मीन पाथ हो गया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, कई किताबों में हो सकता है यही मिले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत पाथ की लंबाई के कहते हैं औसत मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, पाथ की लंबाई ही बच्चों क्या होगी, दूरी। मान लो जैसे हम यहां से चलना शुरू किए, ठीक है, और यहां तक गए, ए से बी तक हम गए, तो बच्चों ये यहां से ऐसे हम गए, तो अब बच्चों हमारा पाथ क्या है, क्या यही है, और यही जो पाथ की लंबाई है वही बच्चों क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। आप पढ़े हो कक्षा 11 में कि किसी वस्तु द्वारा तय की गए पाथ की जो कुल लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज बच्चों हो गया औसत मुक्त पथ। क्लियर हो। और इसे हम बच्चों किससे लिखते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यही बच्चों लैम्डा का जो मान होता है लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई पूछे ये बताओ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत मुक्त पथ कितना होता है, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि क्या कहते हैं, लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अब कोई ये पूछे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उष्मीय वेग कितना होता है, उष्मीय वेग याद रखना, उष्मीय वेग थर्मल वेलोसिटी कितना होता है, 10⁵ होता है मीटर पर सेकंड होता है। और औसत उष्मीय वेग कितना होता है बच्चों, 0 होता है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो ये बच्चों जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब बच्चों यहां पे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज की और बात आई। अब यहाँ पर बच्चों जब ये यहां से यहां आया टक्कर मारा, फिर यहां से यहां आया टक्कर मारा, तो बच्चों कुछ ना कुछ समय तो लिया होगा। यहां से यहां तक टक्कर मारने में कुछ समय लगा होगा, यहां से यहां तक टक्कर मारने में कुछ समय लिया होगा। तो दो क्रमागत टक्करों में जो समय लगता है ना बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अगली जो हमारी हेडिंग बनेगी बच्चों वो होगा श्रांति काल, श्रांति काल। ठीक है, इसे कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसे बच्चों हम लोग कहेंगे श्रांति काल। ठीक है, कई बार श्रांति काल की परिभाषा भी पूछा गया है आपके परीक्षा में। तो यहां पर हम देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय श्रांति काल कहलाता है। औसत समय श्रांति काल कहलाता है। जो एवरेज होता है वही बच्चों क्या होता है, श्रांति काल। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय श्रांति काल कहलाता है। और इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे टाउ से लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन है पहला, ये और ये आया यहाँ पे उसको टक्कर मारा, कितना हो गया, क्या कहते हैं, मान लो 1 सेकंड लग गया, और यहां पर आया इसको टक्कर मारा, मान लो बच्चों कितना लग गया, 2 सेकंड। तो ये जो टाइम है दो क्रमागत के कहते हैं टक्करों का जो औसत समय होता है, मतलब ये 2 और ये 1, इसका औसत निकालोगे बच्चों कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ये जो 1.5 सेकंड हुआ, औसत सेकंड हुआ, यही क्या हो गया बच्चों, श्रांति काल। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये इतने में पहुंचने में इतना समय लगा, क्या कहते हैं 1 सेकंड और ये 3 सेकंड लगा ना, ये हम नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि इनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कितना है, कि कहते हैं 1.5 है। ये लगभग मान के चलते हैं, ये क्या कहते हैं, ये मान उदाहरण हम दे रहे हैं, तो ये इतना है। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम मतलब वो रिलैक्स करता है। यहां से टक्कर लगाने से पहले जो अपने आप को रिलैक्स करने में समय लेता है वही क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉनों का हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन अगर इसे हम देखें, जोड़ के टोटल देखें, तो ये इसका हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो क्लियर हो बच्चों, तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। और ये जो बच्चों रिलैक्सेशन टाइम होता है ये लगभग 10 के घात बच्चों -14 सेकंड होता है, 10 के घात -14 सेकंड लगभग होता है। तो अगर कोई पूछे ये बताओ जो श्रांति काल होता है वो लगभग कितना होता है, 10 घात -14
सेकंड के करीब में होता है। क्लियर हो बच्चों। अब यहां पर बच्चों एक चीज की बात आती है देखो, अब यहां पर एक चीज की बात ये आती है कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो श्रांति काल है, ये डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं, ये हमें देखना है। अब बच्चों ये बताओ, अगर क्या कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या है, क्रमागत टक्करों में जो समय लगता है, मान लो एक ये है, यहां से यहां आया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहला टक्कर हुआ, और यहां से बच्चों क्या हो गया, दूसरा टक्कर हो गया। अब ये पहला टक्कर हुआ और ये बच्चों क्या हो गया, दूसरा टक्कर हो गया, तो इसमें बच्चों क्या लेगा, ये टाइम लेगा। अगर ये बच्चों टाइम लेगा तो यही जो औसत टाइम होता है वही क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो हम यहां कहेंगे कि अगर ये टाइम यहां से यहां तक कम लगे, मतलब जो 2 सेकंड लग जा रहा है वो 1 ही सेकंड लगे। मान लेते हैं कि जो बच्चों 2 सेकंड यहां लग रहा है वो कितना लगे, 1 ही सेकंड लगे। ये जो यहां से यहां तक की दूरी तय करने में जो समय लगा है वो कम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज्यादा तेजी से भागना पड़ेगा। मान लो बच्चों हमने कह दिया कि एक आप यहां से यहां तक जाते हो, ए से आप बी तक जाते हो, आप बच्चों ऐसे घूमते हुए ए से बी तक आप गए बच्चों, और यहां पहुंचने में आपको बच्चों कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा। ठीक है, कितना लगा, 5 सेकंड लगा। अब हम कहें कि एक काम करो, आपको 2 सेकंड लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड लगना चाहिए, तो मतलब समय क्या हो गया, कम। तो आप कहोगे 2 सेकंड लगेगा, लेकिन फिर हमें तेजी से भागना पड़ेगा। तो आप बच्चों क्या करोगे, तेजी से भागोगे ना, और इसका मतलब कि अपने वेलोसिटी को क्या करोगे, बढ़ाओगे। क्या करोगे, वेलोसिटी को बढ़ाओगे, वेग को बच्चों क्या कर दोगे, बढ़ाओगे। जब स्कूल जाते हो अगर बच्चों देरी होती रहती है तो साइकिल क्या करते हो, तेजी से चलाते हो ना, और जब बच्चों देरी नहीं होती रहती तो आप क्या करते हो, आराम आराम से जाते हो ना, समझ पा रहे हो ना। तो अगर हम यहां पर देखो बच्चों, समझना बात को, हम यहां कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये बच्चों टक्कर किसके कारण ले रहा है, टक्कर कैसे इसका हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन का टक्कर क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें बच्चों क्या है, थर्मल वेलोसिटी है। क्या है, थर्मल वेलोसिटी है, उष्मीय वेग है। और उष्मीय वेग अगर है तो ये क्या करते हैं, जाके टक्कर मारते हैं। तो हम कहेंगे कि इसी उष्मीय वेग से जाके टक्कर मारेंगे। तो बच्चों उष्मीय वेग मिलता किससे है, तो बच्चों उष्मीय वेग जो मिलता है वो टेम्परेचर से मिलता है। अब बच्चों अगर हम कम टेम्परेचर देंगे तो उष्मीय वेग क्या होगा, कम होगा, तो ये धीरे धीरे जाकर टक्कर मारेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा कर देंगे तो उष्मीय वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर को समझना, मैं यहाँ पे अब बना रहा हूं रिलेशन। तो अगर मैं यहां पर कहूं अगर मैं यहां पर कहूं कि ये बताओ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं, ये क्या है, ताप, ताप को अगर बच्चों हम बढ़ा दे रहे हैं, ये बढ़ाने का सिंबल है, ठीक है, हम टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या बढ़ जाएगा, थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं, बताओ बच्चों, उष्मीय वेग बढ़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा उनमें क्या होगा, उष्मीय वेग, और जितना ज्यादा उष्मीय वेग उनमें होगा बच्चों तो वो उतनी ही तेजी से क्या करेंगे, जाके टक्कर मारेंगे। आप जानते हो अगर वेग ज्यादा होता तो समय कम लगता है। वेग और टाइम में जो रिलेशन होता है, समय में जो रिलेशन होता है, वेग अगर बच्चों ज्यादा है तो समय कम लगेगा, वेग कम है तो समय ज्यादा लगेगा। अब बताओ बच्चों, अगर उष्मीय वेग ज्यादा है तो यहाँ जो उष्मीय वेग वाली बात हो रही है, इसमें समय को क्या कहा जाता है, श्रांति काल कहा जाता है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन जो टाइम है बच्चों, ये बच्चों क्या हो जाएगा, अगर उष्मीय वेग ज्यादा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो आप इलेक्ट्रॉन हो, समझ लो आप क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। आप अगर इलेक्ट्रॉन हो बच्चों, तो अगर हम आपको आपका टेम्परेचर बढ़ा दे तो आप में क्या बढ़ जाएगा, थर्मल वेलोसिटी। तो आप जिस जगह पहुंचने में 5 सेकंड ले रहे हो, वहां पहुंचने में कितना सेकंड ले लोगे, 2 सेकंड लोगे, तो समय क्या हो गया, कम। और वही समय क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिसे हम टाउ कहते हैं। तो ताप बढ़ाओगे तो थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ बच्चों, अगर टेम्परेचर को हम घटा देंगे तो ये क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्मल वेलोसिटी कम हो जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा।
जो अब तक जल्दी से जाकर टक्कर मार देता था, अब बच्चों क्या होगा, उसी टक्कर में वो क्या करने लगेगा, समय। तो अगर हम ताप और रिलैक्सेशन टाइम में देखें तो दोनों के बीच में बच्चों जो रिलेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है कि इनवर्स। तो देखिए इनवर्स संबंध बन रहा है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा बच्चों, जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। देखो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है ना, यही तो हो रहा है। ये देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, तो इसका मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। और जब टेम्परेचर को हम घटा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो? तो हम कहेंगे कि जो टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, विपरीत होते हैं। समझ पा रहे हो ना बच्चों? तो अब उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट करिए, उतारिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है ना? अब बच्चों बात करते हैं, अब यहीं पर हम बात करते हैं कि वर्ग माध्य मूल चाल क्या होता है। वर्ग माध्य मूल चाल, इसकी बात करते हैं। अगला हेडिंग वर्ग माध्य मूल चाल, इसकी बात करते हैं। तो बच्चों ये हम लिख लें, यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच, यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन की औसत चाल, मतलब जब दो ये क्रमागत टक्कर मारता है तो जिस चाल से वो मारता है उसका जो औसत चाल होगा वही बच्चों क्या कराता है, वर्ग माध्य मूल चाल कराता है। औसत चाल को वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर तीन चीजें आई। एक आपका फ्री पाथ क्या होता है, मुक्त पथ क्या होता है। मुक्त पथ बच्चों वही होता है जब क्या कहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो दो क्रमागत टक्कर में जितना रास्ता तय करता है वही जो रास्ते की लंबाई होती है, दूरी होती है, उसी को हम लोग फ्री कहते हैं, पाथ कहते हैं। और ये जो औसत दूरी होती है उसे औसत मुक्त पथ कहते हैं। दो टक्करों में जो औसत समय लगता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, और बच्चों जिस औसत चाल से ये टक्कर मारती है उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं। क्लियर हो बच्चों? तो उम्मीद करता हूं यहां ये समझ में आया होगा। और इसे बच्चों हम लोग VRMS लिखते हैं, VRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर कहते हैं VRMS। और ये बच्चों VRMS बराबर होता है लैम्डा अपान टाउ होता है। ठीक है, VRMS बराबर क्या होता है, लैम्डा अपान टाउ। आप जानते हो लैम्डा क्या है, फ्री मीन पाथ है, फ्री मीन पाथ है बच्चों। लैम्डा क्या है, फ्री मीन पाथ। और ये बच्चों क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि VRMS औसत मुक्त चाल वर्ग माध्य मूल चाल क्या होता है, तो औसत मुक्त पथ बटा क्या हो जाएगा, श्रांति काल। क्लियर हो बच्चों? और यही पे बच्चों अगर हम ये टाउ बराबर लें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान VRMS, क्योंकि ये यहां आ जाएगा, ये यहां, तो ये बच्चों हो गया। और रिलैक्सेशन टाइम, ये टाइम है, टाइम का मात्रक बच्चों क्या होगा, सेकंड। तो अगर कोई ये पूछे, ये बताओ रिलैक्सेशन टाइम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, तो बच्चों इसका मात्रक देखिए, ये क्या है, पाथ है, पाथ मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर। और ये बच्चों क्या है, समय, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है इसलिए मीटर पर सेकंड ही आएगा। किसी भी चीज के आगे अगर क्या कहते हैं साथ में अगर वेग जुड़ गया तो 100% उसका जो बच्चों क्या कहते हैं मात्रक होगा वो हमेशा बच्चों वही होगा, क्या, मीटर पर सेकंड। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आज का जो ये क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा क्लास तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपको क्लास लगा। ठीक है, आप चीजों को रिवाइज करते चलिए। और फिर इसके आगे जो हमारा वो है मेन टॉपिक, यहां से आपको क्या कहते हैं अगर देखा जाए तो मेन टॉपिक शुरू होता है जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और क्या कहते हैं अगले क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे और वो क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अनुगमन वेग या अपवाह वेग। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा कोई सेट नहीं है जिस साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन ना दिया हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्या कहते हैं टॉपिक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को